नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है हिंदी इलेक्टिव का। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पहला चैप्टर करा दिया है, दूसरा करा दिया है, और इसमें मैं आपको तीसरा चैप्टर कराऊंगा। ठीक है। तो हमारा क्लास 12th है, हिंदी इलेक्टिव का हम कोर्स कर रहे हैं। इसे हम हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। न्यू कोर्स हमारा चल रहा है। बुक हमारा अंतरा भाग 2 है, जो आपका प्रथम बुक है आपका, वो है हमारा। और हमारा कविता का नाम है यह दीप अकेला। ठीक है। कवि हमारे अज्ञे जी हैं, इन्होंने इस कविता को लिखा है। और इस चैप्टर में आपका एक कविता था ख भाग पे, मतलब चैप्टर आपका तीसरा है, लेकिन इसके अंदर दो भाग हैं आपके, का और दूसरा है ख। तो ख आपका है कि मैंने देखा एक बूंद, तो वो मैंने आपको करा रखा है। ठीक है। तो आज हम कै की बात करेंगे, यानी यह दीप अकेला। ठीक है। तो इसे मैं आपको आसान भाषा में स्पष्ट करूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आपके एग्जाम में। ठीक है। और ये जो हमारे कवि है, इनका नाम है पूरा पूरा नाम आपको बताऊं तो इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। लेकिन इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में अज्ञे भी कहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा नाम हो जाता है। आप ही सोचो, इतना लंबा नाम आप अगर अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप अज्ञे भी लिख दोगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपकी मर्जी है, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, पूरा नाम बहुत लंबा है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। और देखो, आपका कोई भी सवाल रहता है या कोई भी कुछ भी आपको पूछना होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। वहाँ पर पूरा रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। आप जब यूजर नेम सर्च करोगे तो ऊपर एक प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा, और जब प्रोफाइल पे आप क्लिक कर दोगे तो ऐसा इंटरफेस पूरा आ जाएगा। तो यहाँ फोटो आपको दिखेगा, यहाँ आपको पोस्ट दिखेंगे, ये सब दिखेंगे आपको। ठीक है। फॉलोवर दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नीचे लिंक मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे हमारे चैनल पे आ जाओगे यूट्यूब के। ठीक है। तो आप मुझे वहाँ फॉलो करना ना भूलें। आज के टाइम में 51 फॉलोवर्स हो चुके हैं। तो आप, और फॉलो करने के बाद आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो पर्सनली। ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसको ज्वाइन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पे सब कुछ मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। अब जब आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होगा, उससे पहले आपको वहाँ पे बहुत ही फायदा मिलेगा, अगर आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उस समय आपको वहाँ पर ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। जब आप यहाँ पे सर्च करोगे ऐप में, टेलीग्राम ऐप में, तो ऐसा ग्रुप ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे फोटो आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, और इस पर आप जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद एक ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, आप उस पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है। तो फिर देर ना करते हुए अपने चैप्टर को शुरू कर देते हैं। तो देखो, इससे पहले जो हमने कराए थे चैप्टर, वो कौन कौन से चैप्टर थे। तो देखो, पहला तो मैंने आपको पहले चैप्टर में जो आपका देवसेना का गीत था, पहले चैप्टर का कै वाला पार्ट, देवसेना का गीत, वो मैंने आपको करा दिया है। और पहले चैप्टर का ख वाला पार्ट था कॉर्नेलिया का गीत, ये मैंने आपको करा दिया है। फिर आपका दूसरा चैप्टर आ जाता है, उसमें जो आपके एक आपका डिलीट है, यानी गीत गाने दो मुझे, ये डिलीट है आपका। एक आ रहा है आपका कविता सरोज समृद्धि, तो ये मैंने आपको करा दिया है। और जो आपका तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर में जो आपका ख वाला पार्ट है, मैंने देखा एक बूंद, ये मैंने आपको करा दिया है। तो इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप इनको देख लेंगे तो आपको ये भी चैप्टर समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि ये हिंदी का टॉपिक है, इसमें आपके 40 MCQ क्वेश्चन भी आएंगे शुरू के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही नहीं, बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का कविता। तो कविता से पहले मैं आपको थोड़ा परिचय देता हूँ कि इस कविता के अंदर है क्या। तो देखो, जो हमारा यह दीप अकेला जो कविता है, इसके हमारे लेखक कवि हैं अज्ञे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था बावरा अहेरी। तो इसी पुस्तक से हमारा ये गीत लिया गया है, यह दीप अकेला। ठीक है। इस कविता में दीपक जो है वो मनुष्य का प्रतीक है, यानी, और आपको आगे बताता हूँ, जो ये दीपक है वो मनुष्य का प्रतीक है, और मनुष्य की जो व्यक्तिगत सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता के साथ जोड़कर संदेश दिया गया है, नहीं बताया गया। देखो, एक जो मनुष्य होता है, और एक जो ये दिया है, इसे हम दीपक भी कहते हैं, दीप भी कहते हैं। देखो, दीप आप देख सकते हो अपने में ही एक सुंदरता कायम करता है, सुंदरता प्रकट करता है। इसमें जो दीप है बहुत आपको सुंदर दिख रहा होगा, इसके अंदर खूबियां हैं, इसकी बहुत सारी फायदा है, इसके मतलब एक तरह से खुद ही बहुत ही अच्छा दीप आपको दिख रहा होगा। लेकिन और इसी प्रकार जो व्यक्ति होता है, मान लो व्यक्ति के पास कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी टैलेंट हो, लेकिन व्यक्ति
अपने आप में चमक रहा है, लेकिन अगर व्यक्ति समाज के साथ जुड़ेगा तो उसे बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है, जिसका जितना उसके पास खूबियाँ है, जितना उसके पास एक तरह से एक अच्छा चीज़ है या फिर जानकारी है, तो जानकारी समाज में जब बांटेगा वो, तो उसकी जानकारी बढ़ेगी। यानी जब मनुष्य अपने आप को समाज के साथ जोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा उसको फायदा होगा, समाज में उसका नाम होगा। ठीक है, उसका फायदा होगा, उसका विकास होगा। ठीक है, तरक्की होगा। तो सॉरी, कवि ने हमें यही बताया कि जो कवि है अज्ञे जी, इन्होंने यही बताया है कि जो दीपक अपने आप में जो सुंदर कायम करता है, सुंदर चेहरा प्रकट करता है, उसी प्रकार जो मनुष्य है उसके अंदर भी भले ही जितनी भी खूबियां हो, लेकिन जब तक वो समाज के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वो खूबी जो है वो एक तरह से बर्बाद है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कवि ये कहता है, मेरे से बार बार लेखक निकल रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ा रखा था लेखक का। ठीक है, तो कवि जो है वो यही बताते हैं, जिस प्रकार जो दिया है, अगर ये एक ही में देख रहे हो सुंदर है, यानी ये देखो इतना रोशनी हमें दे रहा है, अगर हम इसके आजू बाजू 50 दिए रख देंगे, दीपक रख देंगे, तो कितना रोशनी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य के पास ज्ञान हो, नॉलेज हो, अगर वो समाज के साथ नहीं बांटेगा उस नॉलेज को, तो वो बेकार है बिल्कुल। ठीक है, अगर वो समाज के साथ जुड़ेगा तो बहुत फायदा होगा। तो यही हमारा समरी है, चैप्टर का पूरा पिलर यही है, पूरा चैप्टर इसी के आगे आगे घूमता रहेगा, आगे पीछे। ठीक है, तो आप इसको समझ लेना, जो हमारा दिया है, दीपक जो है वो मनुष्य का प्रतीक है, और जो मनुष्य का जो व्यक्तिगत जीवन है उसको हम सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ देते हैं। यही हमारा इसका सारांश या समरी हो जाता है। ठीक है, और आप पुस्तक याद रखना, बावरा अहेरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था, तो इसी पुस्तक से ये गीत या फिर ये जो कविता है लिया गया है। ठीक है, तो देखो आपका जो प्रथम काव्यांश है, पहला काव्यांश, वो आपका कौन सा है? तो एक बार मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ये लिखो। ये लिखा हुआ, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति का मतलब है समाज। ठीक है, यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समीधा ऐसी आग हटीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यह आपका प्रथम काव्यांश हो जाता है। तो इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इसमें दीप को महत्व दिया गया है, दीप को बताया गया है कि जो यहाँ पे अकेला दीप है वो बहुत ही स्नेह भरा है, प्यार भरा है, लेकिन उसको जब पंक्ति को दे देंगे, उसके आगे पीछे 15-20 दिया रख देंगे, तो उसका जो खूबी वो बढ़ जाएगा। उसी प्रकार जो मनुष्य है वो भले ही स्नेह से भरा हुआ है, खूबी से भरा हुआ है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन जब तक वो समाज के साथ जुड़ेगा नहीं तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, नॉलेज नहीं बढ़ सकता, यानी अधूरा अधूरा है। तो ये इसमें बताया गया। तो काव्यांश जो है आपका प्रथम, इसकी व्याख्या की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो, जब भी आप व्याख्या करोगे, सप्रसंग व्याख्या की बात कर रहा हूं मैं काव्यांश से, तो काव्यांश से जब आप सप्रसंग व्याख्या करोगे, 6 मार्क्स में आपका प्रश्न आएगा ये आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे संदर्भ, और ये जो व्याख्या ये कैसे करते हैं मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हमारे कोर्स खत्म हो जाए, अगर कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल डीप बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, कवि का नाम आप लिख सकते हो अज्ञे, या फिर इसे पूरा भी लिख सकते हो सत्य। एक तरह से इनका पूरा नाम हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है एक तरह। ठीक है, तो देखो वो आप पूरा मत लिखना, अज्ञे भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। और कविता आप लिख सकते हो यह दीप अकेला। ठीक है, इसका नाम लिख दोगे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये पूरा नाम हो जाता है। और प्रसंग में आप ये लिखोगे, जो ये पंक्ति है, यहाँ से आपको जो पंक्ति ये दिख रहा है, तो इस पंक्ति में जो चीज बता रहा है उसका एक झलक बताना होता है हमें प्रसंग में। इस ये जो पंक्ति है, इसकी जब आप व्याख्या करोगे तो उसमें किस चीज का व्याख्या करो, मूल चीज क्या है, उसी को हम कहते हैं प्रसंग। तो इसमें आपको एक झलक बताना होता है कि जो काव्यांश है इसके अंदर है क्या। तो देखो, प्रस्तुत प्रस्तुत जो हमारी पंक्तियां हैं वो प्रसिद्ध हमारे जो कवि हैं अज्ञे, उनके द्वारा रचित एक कविता है जिनका नाम है यह दीप अकेला, से ली गई है। इस कविता को कवि एक ऐसे दीप की बात, इस कविता में कवि जो है ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह भरा है और गर्व से भरा हुआ है। और इस दीप, यानी ये जो दीप है, इसको व्यक्ति और समाज, यानी पंक्ति मतलब व्यक्ति, जो पंक्ति का मतलब होता है समाज, और जो हमारा दीप है इसका मतलब होता है व्यक्ति, में शामिल करने की बात कवि कर रहा है। कवि कह रहा है कि जो दीप है उसको हम
50 दीप के साथ जोड़ेंगे तो बहुत फायदा होगा, रोशनी बढ़ जाएगा, उसकी जो खूबी है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार जो मनुष्य है उसका जो टैलेंट है वो भी समाज के साथ जोड़ने के बाद बढ़ेगा, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर व्यक्ति को समाज के साथ जोड़कर पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। समाज यहाँ पर मेन है और व्यक्ति जो है ये भी पूरा मेन है, इसको जोड़कर आपस में बताया गया है। तो देखो व्याख्या ये हो जाएगा कि जो जिस प्रकार एक दीपक तेल से भरा हुआ है सीधी लौ के साथ जल रहा है, यानी इसको आप फोटो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मान लो आप फोटो यहाँ पे एक तरह से अगर आप दीप का फोटो देखोगे तो वो दिए में होता है और एक यहाँ पर आगे आपको एक तरह से उसको हम बतीहर कह देते हैं या फिर एक धागा कह देते हैं जिसके ऊपर दीप जलाया जाता है, ठीक है। तो सीधी लौ के साथ जब दीप जल रहा होता है तो और अपने प्रकाश के अंधेरे को दूर करता है, जो आसपास आपको अंधेरे दिखेंगे उसको दूर करता है ये दीप, ठीक है। उसी प्रकार जो मनुष्य अकेला होता है तो पता होता है कि उसमें शक्तियां हैं, उसमें गुण भी है और वह उन गुणों पर गर्व करता हुआ इतराता है। यानी मान लो कि व्यक्ति वो सोच रहा है मेरे अंदर टैलेंट है, ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, सब कुछ टैलेंट है। जिस प्रकार दीपक अपने आप में बहुत ही सुंदर है, सब कुछ है उसके अंदर, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी सब कुछ है, उसके पास टैलेंट है, बहुत चीज है, ठीक है। कवि कहते हैं कि अगर यदि एक दीपक को पंक्ति के साथ जोड़ दिया जाए, एक दीपक को 50 दीपक के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रकाश में वृद्धि होती है। यानी जो लाइट है, जो दिया मान लो एक दिया है उसकी रोशनी कितनी होगी, कम होगी, लेकिन अगर 50-60 दिए एक साथ रोशनी कर दें तो कितना उजाला हो जाएगा, समझ रहे हो। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को समाज में जोड़ दिया जाए तो समाज में सभी लोगों को उस मनुष्य के गुणों का लाभ होगा। मान लो एक टीचर है, मान लो हिंदी सब्जेक्ट का टीचर है और एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 50 बच्चे हैं जिनको हिंदी का ये चैप्टर नहीं आता, है ना। अब टीचर जो एक दिया है, एक दीपक है, उसके पास ये जानकारी है हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो वो जो बच्चे हैं वो समाज के प्रतीक हैं एक तरह से। अब टीचर जब जाएगा उस बच्चे को ये चैप्टर पढ़ाएगा तो जब ये व्यक्ति यानी टीचर जो है समाज के साथ जुड़ेगा, यानी बच्चों के साथ जुड़ेगा, तो ऐसे में बच्चों का भी विकास होगा और जो टीचर है उसका भी विकास होगा। ये बताया गया है यहाँ पे, जो कवि है वो यही बताते हैं, ठीक है, कि जो मनुष्य का टैलेंट है वो जब समाज के साथ जुड़ेगा तो वो टैलेंट निखर जाएगा, बाहर आ जाएगा, उच्छावच, ठीक है, व्याख्या दिखेगा, प्रतीत बताया जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कुल मिला के बताया जाता है। और कवि यह भी कहते हैं जो यह वह व्यक्ति है जिसे समाज में जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब जोड़ा जाना बहुत। मान लो कि एक व्यक्ति उसके पास बहुत टैलेंट है, सब कुछ है, तो उसे समाज के साथ जोड़ना ही चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वह गोताखोर है जो समुद्र में डूबकर मोती निकालता है। यानी जैसे मान लो जो हमारे गोताखोर होते हैं वो जब नदी के अंदर जाते हैं या समुद्र में जो जाते हैं वो वहां से जो मोती है, जो चीज़ है वो निकाल के एक तरह से बाहर लाते हैं, तो उन्हें गोताखोर कहते हैं। तो जब बाहर ये निकाल के लाते हैं तो गोताखोर देखते हो, यानी समुद्र में जो चीज़ है उसको निकालने के लिए गोताखोर की कितनी भूमिका है, कितना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो। तो इसी प्रकार जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है जिसके पास नॉलेज है तो उसे भी यहाँ पे लाना चाहिए समाज में। जो नुकसान हो रहा है समाज में, जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए वो अच्छा भूमिका निभाएगा, ठीक है। यह अपने में अकेला एक गोताखोर है, आपको मैंने बताया, जो समुद्र की गहराई में जाकर सच्चे मोती को ढूंढ लाता है। इसे भी साथ ले लो वरना मोती ढूंढ कौन पाएगा। यानी जो मोती है अगर हम गोताखोर को नहीं बुलाएंगे तो मोती कौन निकालेगा बाहर। ठीक उसी तरह अगर मनुष्य को हम समाज के साथ नहीं जोड़ेंगे तो समाज का विकास भी नहीं होगा। यह तो उस हवन की लकड़ी के समान है जो जब जलती है, जब बहुत को लाभ देती है, अगर जलती है तो बहुत लोगों को लाभ मिलता है, तो ऐसी अग्नि कोई हटीला नहीं सुलगाएगा। जो व्यक्ति है वही इस काम को कर जाएगा, ठीक है। उसके जैसा कोई नहीं, इसलिए इसे समाज का विकास हो सकेगा। अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है समाज के साथ तो उसका विकास होगा, ठीक है। मान लो अगर टीचर हैं, अगर वो टीचर समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे, मान लो कोई टीचर है उसको सब कुछ आता है ना, तो अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ाएगा या फिर किसी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा तो एक तरह से जो समाज है, समाज में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई का को समझ नहीं आएगा। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति के पास टैलेंट है उसको समाज में उतारना चाहिए, समझाना चाहिए और बताना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ गहराई से, ताकि ये चैप्टर का जो समरी है वो आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप ये समझ लोगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेगा। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही बताया गया जो मनुष्य है और जो समाज है इसके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तभी यही बताते हैं पूरा का पूरा कविता में। तो देखो जो दिया है, दीपक जो है, ये देखो, ये एक दीपक की रोशनी थोड़ा सा कम कर रहा है,
कर रहा है कि नहीं कर रहा है? थोड़ा कम कर रहा है। लेकिन इसके आजू बाजू अगर हम 50 दिए रख देंगे तो रोशनी जो है ऑटोमेटिक पूरा बढ़ जाएगा, है ना? बढ़ जाएगा पूरा का पूरा। आप देखो तो, है ना? तो आपका नेक्स्ट काव्यांश है, वो है आपका, देखो, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत प्रीत, ठीक है, पुत्र पय यह अंकुर फोड़, हरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयं भू ब्रहा अयुत है, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला है गर्व भरा मत माता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह आपका जो है काव्यांश हो जाता है अगला। तो इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। बस आप ये ध्यान रखो, जो यहाँ पे है मनुष्य को दिए के प्रति बताया गया है और समाज को बहुत सारे दियों के समान बताया गया, नहीं बताया गया कि इन दोनों का एक तरह संबंध होना चाहिए। तो काव्यांश आपका यही था, यह मधु से लेकर पंक्ति को दे दो तक। तो संदर्भ आपका यही रहेगा कवि, और कविता हमारा यही रहता है, और जो हमारा पंक्ति है वो आपका सेम टू सेम रहेगा कि यह दीप अकेला है, इस कविता में ये बताया गया, या पूरा सेम लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। पंक्ति आप ये जो है आपका प्रसंग वो सेम रहेगा। तो मैं आपको व्याख्या बताता हूँ। देखो, शहद धीरे धीरे बनता है। आपको पता होगा शहद, मान लो बहुत सारे मधुमक्खियां हैं, वो एक भारी शहद थोड़ी बना देते हैं, धीरे धीरे शहद बनता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर एक छत्ता बन जाता है, उस छत्ते के अंदर बहुत सारे शहद होते हैं, ठीक है। इसे बनने में समय लगता है, काफी समय लगता है, आपको पता होगा। ठीक उसी प्रकार आपको आगे बताता हूँ, देखो, और समय की जो टोकरी है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है ना। कवि मनुष्य की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो मधु और गोरस के रूप में मधुरता और पवित्रता के समान सुकून देने का जो है प्रेम से भरा हुआ और दूसरों पर उपकार करने वाला एक व्यक्ति है, जो समाज में सुकून देगा, ठीक है, प्रेम उछावर करेगा, बताएगा, स्पष्ट करेगा, ठीक है। और यह मनुष्य अंकुर की तरह स्वयं पैदा होकर विशाल सूरज की विशाल जो सूरज है उससे बिना डरे ताकत है, यानी उससे बिना डरे एक तरह ताकतवर बनेगा। फिर अर्थात वह वीर है, वह स्वयं ब्रह्मा का रूप है, हम सब ईश्वर का अंश है, ऐसा हमारे जो कवि है वो कहते हैं कविता के थ्रू। तो ये हमारा व्याख्या हो जाता है। अब आपका तीसरा काव्यांश है, देखो आपका तीसरा काव्यांश है, इंपॉर्टेंट है। देखो दीपक का यहाँ प्रति पूरा चलेगा, यहाँ इसमें आपको दीपक के बारे में तो ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। देखो, यह वह विश्वास है नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धंधुआते कड़ूबे तम में यह सदा द्रविट चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लभ बाहु, यह चीर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय को पंक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह आपका हो जाता है काव्यांश, थर्ड काव्यांश। तो देखो इसका जो प्रसंग है, संदर्भ है, वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि चैप्टर यही है। काव्यांश होते हैं, चैप्टर वही रहता। तो देखो आपका काव्यांश ये है, और ये संदर्भ में आप ये लिख दोगे, कवि का नाम, कविता का नाम, प्रसंग आप ये लिख दोगे, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो हम काव्यांश का सीधा व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो देखो इसमें कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में दीप की तुलना मनुष्य से की गई है। जो दीप है उसकी तुलना जो है मनुष्य यानी व्यक्ति से की गई है, जो परोपकारी है और उसने स्नेह से भरा है वो, ठीक है। और वह अपने लघु स्वरूप से डरता नहीं है, छोटा जो रूप है उससे डरता नहीं है। जिस प्रकार दीपक आग को धारण किए रहता है और स्वयं को जलाते रहता है, ठीक उसी तरह, और उसके बावजूद जो है जब वो जलता रहता है तो दूसरों को प्रकाश देता है और जागरूक रहता है। और ऐसा मनुष्य जिसमें स्नेह है, जो ज्ञानी है, ठीक है, टैलेंट है, वह भी दीप की तरह है, जो जब ऐसा व्यक्ति सब समाज से जुड़ता है तो समाज का विकास होता है, ठीक है। जो मान लो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ टैलेंट, विकास सब कुछ उसके पास है, अगर वो समाज के साथ जुड़ेगा तो समाज का विकास होगा और व्यक्ति का भी विकास होगा। इसके बाद ये आप फोटो देखो, ये जो आपका दिया यहाँ दिख रहा है, ये आप दिया को समझो,
ये जो दीपक है इसके ऊपर चैप्टर पूरा घूम रहा है आपका। इसको आप समझ लोगे तो आपको आसान लगेगा। देखो आपका जो ये दिया है इसमें क्या बताया गया, ये जो आपको एक दिया दिख रहा है अपने आप में एक सुंदरता कायम करता है। ये ऐसा दीप है जो पूरे घर को, पूरे इलाके को उजाला प्रदान करता है। ठीक उसी तरह अगर इसके आसपास 15-20 दिए रख दिए जाएं तो इसका जो रोशनी वो बढ़ जाएगा, ये समाज के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति है वो अपने आप में एकदम खूबीदायक है, ठीक है, प्रसिद्ध है, लेकिन जब वो समाज के साथ जुड़ेगा तो उसका बहुत विकास होगा, ये हमारे कवि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा काव्यांश खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप जब आपका सप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो जब आप व्याख्या करोगे तो उस व्याख्या में जो आप विशेष लिखोगे वो कौन कौन से लिखोगे, चलो मैं आपको 2-3 लाइन बता देता हूँ जो आप विशेष में यूं का यूं लिख सकते हो। अगर इस चैप्टर से आपका काव्यांश आ जाए व्याख्या करने के लिए, तो कोई भी पंक्ति आ जाए, कोई भी काव्यांश आ जाए चैप्टर से, कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको कुछ लाइन कॉमन बताता हूँ जो आप लिख सकते हो। देखो, दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताया गया, ये आपका फर्स्ट लाइन हो जाएगा। आप ऐसे कैसे लिख सकते हो व्याख्या के समय, मनुष्य की जो व्यक्तिगत सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये आपका दूसरा लाइन बन जाता है। यह एक छंद मुक्त कविता है, इसमें छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, तीसरा हमारा हो जाएगा। और तत्सम युक्त, इसमें जो है तत्सम युक्त खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है, जो इसमें खड़ी बोली है उसका प्रयोग किया गया है, आपका चौथा लाइन हो जाता है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आता है, उपमा अलंकार जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अनुप्रास और उपमा अलंकार आप लिख सकते हो कि ये जो पंक्ति हमें दी गई है इसमें उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का देखने का जिक्र मिलता है या फिर देखने को मिलता है। इस कविता में लयात्मकता है, यानी लयात्मकता का मतलब होता है आप इसको गा सकते हो, गा के सुना सकते हो। ठीक है, ये होता है, इसे आप गा भी सकते हो अपने धुन में और पढ़ा सकते हो, सुना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉमन लाइन हो जाते हैं, आप अपने सप्रसंग की व्याख्या में लिख सकते हो। और ये जो सप्रसंग व्याख्या है कई बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इसी चैप्टर से आ जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। कुछ मैं कहूँ तो ये वीडियो भी थोड़ा लंबा बन चुका है, जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ लंबा बन चुका है, लेकिन ये जो चैप्टर आपका है ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ये 3-4 चैप्टर जो मैंने आपको पहले कराए थे, 4 चैप्टर, उससे काफ़ी बड़ा है ये आपका यह दीप अकेला वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसके बाद आपका चैप्टर आ जाएगा बनारस और दिशा, ये मैं आपको करा दूंगा अगले चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जितना हो सके उतने शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी जो बनारस और दिशा वाला आपका चैप्टर है। तो तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।